बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान में जो है वो तरक्याती काम और जो है वो डेवलपमेंट वर्क जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेडियम में जारी है और इस हवाले से मुसलसल जो है वो टीमें जो वो स्टेडियम का दौरा भी कर रही हैं और इंतजाम को जो है वो हतमी शक्ल भी दी जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुल्तान में जो है वो 25 जनवरी को खेला जाएगा। इस हवाले से भी हम आज के शो में बात करेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। और आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और हम अमूमन जब बात करते हैं पाकिस्तान में जब ये मीडिया चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे और सिर्फ एक PTV ही था कि जहाँ से मैचेस देखने को मिलते थे, तो उस वक्त क्रिकेट के कुछ जराइद और क्रिकेट के कुछ ऐसे मैगजीन होते थे कि जिनसे लोगों को जो है वो क्रिकेट की मालूमात होती थी। उस दौर से जो है ये अपनी कलम की काट से लोगों के दिलों में, लोगों के अज़ान में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो रेडियो पाकिस्तान पे एक मशहूर और मकबूल प्रोग्राम होता था स्पोर्ट्स राउंड अप, वहाँ पे भी जो इनके तबसरे तज्जिए जो इनकी रिपोर्टिंग थी वो आज भी जो पुराने सामे हैं जो स्पोर्ट्स राउंड अप सुनने वाले लोग हैं वो आज भी इनकी उन चटपटी खबरों को, उनकी इन रिपोर्ट्स को जो है और इनके साथ साथ इनकी जो तहरीर हैं उनको जो है वो मिस करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बड़े तवील अरसे से जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं और अभी तक जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारी हरदिल अजीज शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली मियां, खुश रहें हमेशा। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब के साथ हम गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। तमाम खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी पिचेस से कोई नुकसान होगा। डोमेस्टिक में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए। टीम जीत रही हो तो ज्यादा तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। नायब कप्तान सऊद शकील। चैंपियंस ट्रॉफी का कौमी स्क्वाड फाइनल करने के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इनफॉर्म बैटर खुशदिल शाह को मौका देने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में ज़ेर तामीर इमारत का 98% काम मुकम्मल। PCB का नेशनल स्टेडियम में इंक्लोजर्स शाहिद आफरीदी और यूनुस खान के नाम से मंसूब करने का फैसला। रोहित शर्मा के पाकिस्तान जाने के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ये मामला अभी एजेंडे पर नहीं है। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देवाजीत साइकिया। और NBP नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में अब्दुल अल जावेद को दूसरी शिकस्त। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का एक वाहिद शो है कि जहाँ पे उस दिन की हैपनिंग के वाले से जिस दिन हम ये शो कर रहे होते हैं हम ज़रूर तस्करा करते हैं। तो आज जनाब 23 जनवरी है और आज पाकिस्तान की जानिब से 1958 में इंतहाई मार्कतुल आरा इनिंग खेली गई। 337 रन की लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब ने और एक ऐसे मुश्किल वक्त में खेली जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के सामने फॉलो ऑन का शिकार था और महज 106 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग में आउट हो गई थी। और दूसरी इनिंग में जाकर हनीफ मोहम्मद साहब ने 337 रन की ये शानदार इनिंग खेली जो तकरीबन जो थे वो 16-17 घंटे पे मुहित थी। और इस इनिंग की एक खास बात ये भी थी कि एक तमाशाई जो दरख्त पे बैठ के इस इनिंग को देख रहा था वो इतना महव हो गया इस इनिंग को देखते हुए कि देखते देखते वो बेहोश हो गया। और जब उसको होश में आया तो उसने पहला सवाल यही किया कि हनीफ मोहम्मद आउट हो गए। जब उसको बताया कि नहीं, हनीफ मोहम्मद साहब अभी तक खेल रहे हैं, तो वो दोबारा जो है वो बेहोश हो गया ये सुनकर कि अभी तक हनीफ मोहम्मद साहब खेल रहे हैं। तो ये तवज्जो, ये इनेमाक था हनीफ मोहम्मद साहब का। और हम अपने शो के ज़रिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला मरहूम हनीफ मोहम्मद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जो है उनके दर्जात बुलंद करें। और हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं। शाहिद हाशमी साहब से आगाज़ करते हैं यहीं से। शाहिद भाई, क्या कहेंगे, आपकी क्या याद है इस इनिंग के हवाले से? क्योंकि जब जब पाकिस्तान में तारीख़ी इनिंग्स का तस्करा होगा तो इस इनिंग के तस्करे के बगैर ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। अली, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में भी जब भी किसी तवील तरीन टेस्ट इनिंग्स का जिक्र होता है तो हनीफ मोहम्मद साहब की ये 337 की इनिंग्स याद रखी जाती है। 970 या 999 मिनट्स की बैटिंग, मुसलसल बैटिंग करते रहे। एक बड़ी खराब पिच, वेस्ट इंडीज का पेस अटैक, जबरदस्त पेस अटैक जिसमें
आज का जमाना अगर होता तो पता चलता हमें कि हम्म, 150 प्लस के हम्म, बॉलर कराते थे और इतनी तेज बॉलिंग कराते थे और पिचेस बड़ी खतरनाक होती थी। उसमें जाकर फॉलो ऑन के बाद इतनी बैटिंग करना और पाकिस्तान की इनिंग्स को पूरा संभालना और इतनी देर तक बैटिंग करना बहुत ही बड़ा कमाल है। सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, पूरी दुनिया इस इनिंग्स की तारीफ करती है। बहुत से लोगों ने तो ज़ाहिर है देखा भी नहीं होगा, जी। लेकिन जितना पढ़ा, जितना सुना, सर गैरी सोबर्स अभी भी माशाल्लाह हयात हैं। वो जब भी इस इनिंग्स की बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक डिफरेंट सी चमक नजर आती है। वो खुद बड़े एग्रेसिव बैट्समैन थे, लेकिन जिस तरह स्टबर्न, जिस तरह डिफायंस हनीफ मोहम्मद ने शो की थी, उसकी मिसाल क्रिकेट की तारीख में तो बहुत ही कम मिलती है। सर क्या वजह समझते हैं कि अब इस टाइप की जो तवज्जो है, जो इनेमाक है, जो डिटर्मिनेशन है, जो ऑक्यूपेंसी ऑफ क्रीज है, वो अब नज़र नहीं आती है? क्या इसकी वजह महज T20 है, या आप समझते हैं कि स्किल लेवल और पोटेंशियल जो है वो गिरा है? मेन तो वजह अली T20 क्रिकेट ही है कि लोग जल्दी जल्दी खेलकर मैच को फिनिश करना चाहते हैं। ओडीआई क्रिकेट पहले आई, फिर उसके बाद T20 क्रिकेट आई। तो अब वो जो क्रीज पर खड़े होने की सलाहियत है बैट्समैनों की, वो नहीं रही। अब तो आप देख रहे हैं टेस्ट मैच 3-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। मुझे उसके बाद से कुछ मतलब ज्यादातर भारतीय बैट्समैनों ने लंबी इनिंग्स खेली हैं कि 2-2 ढाई-ढाई दिन। एक न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच मुझे याद आता है वेलिंगटन में, कि गौतम गंभीर, लक्ष्मण और द्राविड ने, कोई इंडिया को भी फॉलो हम्म। ऑन हो गया था, तो 2 सवा 2 दिन बैटिंग करके वो टेस्ट मैच बचाया था। अब बहुत कम होता है, टेस्ट मैच 5 दिन तक जाते ही नहीं। अगर बारिश होती है, एक आध दिन बारिश की वजह से जाया होता है, तो शायद 5वें दिन बारिश में चला जाता है। आप देखेंगे टोटल 2 या 3 टेस्ट मैच 2024 में पूरे ड्रॉ हुए। उस उन ड्रॉ में भी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो बैड वेदर का था, बारिश का था। वरना तो अब वो वाली डिफाइंस, वो वाली ऑक्यूपाई ऑफ क्रीज की जो क्वालिटी है, वो अब बैट्समैनों में नजर ही नहीं आती। ठीक है। अच्छा सर, आप हम इस इनिंग को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि अभी हमने हेडलाइन में भी दिखाया और आपके इल्म में भी होगा कि नेशनल स्टेडियम में अभी 2 नए इंक्लूजर यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मौसूम करने की बात की जा रही है। लेकिन उसी के जब एंटर होते हैं नेशनल स्टेडियम में, उससे पहले हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। आपको लगता है कि थोड़ी सी मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने लेजेंड को उनकी जो सर्विसेज हैं उनके लिहाज से, और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उसके लिहाज से उनको सही मायनों में क्रेडिट दे सके? अभी तक तो नहीं दिया उस एकेडमी में। अभी तक तो वो क्रेडिट, जिस तरह का स्टेचर, जिस तरह की अजमत हनीफ मोहम्मद साहब की थी, उस तरह की एकेडमी नहीं है। और मजीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। उसमें कहीं ना कहीं से इनको कुछ थोड़ी बहुत फुटेज मिलेगी हनीफ मोहम्मद की बैटिंग की, या तो बीबीसी के पास होगी या कहीं से आर्काइव में वेस्ट इंडीज के पास। वेस्ट इंडीज तो इतनी ज्यादा प्रिजर्व करके नहीं रखता। शायद बीबीसी से कुछ अगर मिल जाए, या थोड़ी बहुत भी बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स मिल जाए, या इवन पिक्चर्स के जरिए आने वाली नस्ल को बताया जाए कि हनीफ मोहम्मद की क्या क्वालिटी थी, हनीफ मोहम्मद किस तरह क्रीज पर खड़े हो जाते थे तो उनको वहां से हटाना मुश्किल होता था। और उनको बैटिंग से एक तरह की मोहब्बत थी, यानी उनकी रगों में, उनकी खून में एक बैटिंग का एक उनसर था, जो वो चाहते थे कि बस मैं क्रीज पे खड़ा रहा हूँ, मुझे कोई ना हटा सके। ना वो बॉलर को कभी ऐसी इजाजत देते थे कि वो उनको आउट करे, ना ही वो खुद कभी ऐसा फाल्स शॉट खेलते थे। शोएब मोहम्मद है, शोएब मोहम्मद उनकी एक बहुत बड़ी निशानी है। और भी हनीफ मोहम्मद के जो भाई हैं, सादिक मोहम्मद साहब, अल्लाह मियां उन्हें जिंदगी दे, मुश्ताक मोहम्मद साहब हैं, वजीर मोहम्मद अभी भी माशाल्लाह हयात है, 90s में माशाल्लाह वो चले गए। तो उनको बुलाकर नए आज के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को बताएं कि क्रीज ऑक्यूपाई करना, अपनी विकेट पर एक वैल्यू रखना, अपनी विकेट की एक प्राइस रखना, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, उसकी कितनी अहमियत है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हनीफ मोहम्मद क्रिकेट एकेडमी को मजीद संवारने की जरूरत है। अभी तो 337 की जो इनिंग्स है, उसमें से शायद 37 रन्स की भी वैल्यू नहीं है उस एकेडमी। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए जो है वो शायद हाशमी साहब मशहूर हैं, है कि अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से वो चाशनी लेकर आते हैं कि सिर्फ 37 रन का ही शायद क्रेडिट अभी तक उनको मिला होगा, 300 रन के जो उनके बाकी रह क्रेडिट भी पीसीबी को उनको देना बाकी है। हमें उम्मीद है कि इस प्राइम के तवसत से शायद हाशमी साहब की, मेरी आवाज़, जी स्पोर्ट्स की आवाज़ जो है वो पीसीबी के ऐवानों तक पहुँचेगी, और जो हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ कि मजदाक उनको उनका हक़ जो है वो दिया जाएगा। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो फिर किसी न किसी एकेडमी को जो है वो हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से मौसूम करके शोएब मोहम्मद साहब के नाम कर देना चाहिए, उनके हवाले कर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट मिल सके। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मौजूदा क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद हाशमी साहब, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ हम बात कर रहे थे हनीफ मोहम्मद साहब की उस मार्कुदलारा और तारिक साज इनिंग के बारे में। और अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। और शाहिद हाशमी साहब जिस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं बल्कि उसी तरह जो है वो जहाँ जहाँ क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, जहाँ जहाँ क्रिकेट जर्नलिज्म है, जहाँ जहाँ क्रिकेट को पसंद किया जाता है, वहाँ वहाँ उनका नाम किसी तारुफ किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इंडिया में जो अभी गुज़िश्ता वर्ल्ड कप खेला गया उसमें जाके जहाँ शाहिद हाशमी साहब ने शाहरुख गंगोली से मुलाकात की और पाकिस्तान के लिए शाहरुख गंगोली ने अच्छे ख्यालात का इजहार किया और एक ऐसा जेस्चर शो किया जिससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ के जो प्लेयर हैं, वहाँ की जो अवाम है, उनके दिल में भी पाकिस्तान के में आकर खेलने की ख्वाहिश बसती है। यहीं से ज़रा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम के इस पार्ट का। शायद भाई आप वहाँ पे लोगों से मिले हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, फिर शाहरुख गंगोली जैसी ज़बरदस्त शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने कहा कि वो आपके प्रोग्राम्स भी देखते हैं, पाकिस्तान के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मोइन खान, वसीम अकरम, वक़ार इनोस, मिसबा, सबका उन्होंने नाम भी लिया, शुएब मलिक का उन्होंने नाम लिया। लेकिन अब एक छोटी छोटी चीज़ें क्यों सामने वहाँ से आ रही हैं कि कभी लोगो नहीं लगाएंगे, कभी स्टेडियम के हवाले से उनके मीडिया को प्रॉब्लम है, और अब नया जो शोशा छोड़ा है कि रोहित शर्मा नहीं आएंगे। ये दिन आए दिन आती रहती है और अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड फ्लोट करता है चेक करने के लिए कि क्या टेम्परेचर है। अगर हम लोगो ना लगाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी कितना एतराज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो एतराज नहीं किया। आईसीसी ने अलबत्ता बात बता दी कि चूंकि ये हमारा लोगो होगा, इसमें होस्ट कंट्री का नाम जाएगा। इंडिया ने उसके बाद भी कोशिश की कि सिर्फ यूएई का नाम हो जाए, इसलिए कि हम तो सारे मैचेस अपने यूएई में खेल रहे हैं। लेकिन आईसीसी ने बताया कि ऑफिशियली पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान है, आपको उसके लोगो के ऊपर पाकिस्तान का नाम लगाना पड़ेगा। 2021 में जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ऑल्दो के कोविड की वजह से वो यूएई में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया का नाम शर्ट पर लगाकर खेला था पूरा टूर्नामेंट। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने खेला, तो आपको भी खेलना पड़ेगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे जेस्चर का, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी हमें आईसीसी प्रोटोकॉल्स देगा शर्ट के बारे में, हम वो उसको फॉलो करेंगे। तो फॉलो करना चाहिए। और अगर इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था उसकी कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, इसलिए कैप्टन्स का शूट नहीं हुआ। वो एक लेजर शो करके उन्होंने इफ्तिताई तकरीब का उसको नाम दे दिया। अगर तो कोई ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल है तो उसमें कोई मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। 17 तारीख को पाकिस्तान भी थोड़ा सा लचक पैदा करे कि बजाय कराची के लाहौर में कर ले, वाघा क्रॉस करके अगर रोहित शर्मा आएंगे तो उन्हें अमृतसर से आने जाने और फोटो शूट में हार्डली 3 घंटे लगेंगे। तो दोनों तरफ से अगर झुकाव होगा, दोनों तरफ से अगर रिलैक्सेशन होगी, तो एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी और एक भारत का कप्तान पाकिस्तान आकर एक पहला स्टेप भी ले लेगा कि नहीं, इन दोनों मुल्कों के दरमियान भी क्रिकेट होनी चाहिए और हमें पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। लेकिन आपको क्या वजह क्या नजर आती है कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले तो क्या उस वक्त बीसीसीआई को ये बात नहीं मालूम थी कि मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे, शर्ट पे लोगो भी लगाना पड़ेगा, कैप्टन को भी भेजना पड़ेगा, ये तमाम तर चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल है ना किसी भी टूर्नामेंट का। तो उस वक्त क्यों एतराज़ात सामने नहीं आए, जबकि उस वक्त भी मोदी सरकार थी, उस वक्त भी भारत की वही पॉलिसीज थी, उस वक्त भी पाकिस्तान दुश्मनी इसी तरह से अपने उरूज पर थी। ये नवंबर 2021 में अली पाकिस्तान को एलोकेट हुई थी, बल्कि पूरे साइकिल के टूर्नामेंट 2030 तक के एलोकेट हो गए थे, बल्कि 2030-31 तक के। 2030 में आखिरी एक वर्ल्ड कप है, 2027 के बाद, फिर उसके बाद 2029 में एक चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसका मेजबान है, 2030 में फिर एक ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो ये सारे टूर्नामेंट 2031 में, सॉरी, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये सारा शेड्यूल दे दिया था आईसीसी ने अपने अगले टूर्नामेंट्स का। तो 2021 में हो जानी चाहिए थी ऐसी बात, उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन शायद उसकी एक आप थोड़ा सा लीवे ये दे दो कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि 4 साल है, शायद पाकिस्तान और इंडिया पॉलिटिकली आगे बढ़े, शायद कुछ ओवरचर्स हो, शायद कुछ मुफाहमत हो जाए और ताल्लुकात अच्छे हों और इंडिया पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान भी इंडिया गया, पाकिस्तान तो इंडिया गया 2023 में गया, उससे पहले भी पाकिस्तान मुसलसल जाता रहा है। तो वो पॉलिटिकल जो मुफाहमत नहीं हो सकी, पॉलिटिकली जो दोनों मुल्क आगे नहीं बढ़ सके, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। और मोदी सरकार तो नोन है कि वो पाकिस्तान से एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स पे ही वोट लेते हैं और सरवाइव करते हैं। अच्छा, आप जब इंडिया गए थे तो आप पूरे इंडिया में, आप अक्रॉस द इंडिया आपको लोगों से मिलने का मौका मिला, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिला। ये जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच है, क्या ये सिर्फ मुंबई में है या कोलकाता में, जहाँ ज़्यादा जो पाकिस्तान के कहा जा सकता है किसी तरह सॉफ्ट बिहेवियर है, वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान मुखालिफ सोच है, या क्या लगता है आपको कि पूरे इंडिया में एक यही सोच है?
नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है। अगर आप हैदराबाद, दक्कन में जाएँ, अगर आप कोलकाता में जाएँ, अगर आप पंजाब के पार्ट में जाएँ, तो इतनी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है। लोगों में लोग प्यार-मोहब्बत की बातें करते हैं। बल्कि मैं तो अहमदाबाद में था, शुरू में मुझे डर लग रहा था कि 1 लाख से ऊपर का मजमा होगा। मैच से 1 दिन पहले, पाकिस्तान-इंडिया के मैच से 1 दिन पहले मैं बाहर गया, तो उन्होंने बहुत से लोगों ने पहचाना भी, "अरे! आप तो ARY में होते हैं, अगर आप आपका ए स्पोर्ट्स भी हम देखते हैं।" बड़ी अच्छी तरह उनका एक ही वर्जन था कि देखो, पाकिस्तान की टीम हमारे यहाँ से जीत के नहीं जा सकती, और वाक़ई भारत की टीम इतनी मज़बूत थी कि पाकिस्तान अच्छा मैच खेलते-खेलते भी पाकिस्तान की टीम दबाव में आई और वो हार गई मैच। हाँ, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास पैसा है, वो पैसे से चलाते हैं। उनकी टीमें देखें आप, तीनों फॉर्मेट में टॉप टीमों में शुमार की जाती है। T20 में कल उन्होंने जिस तरह इंग्लैंड को एकतरफ़ा मुकाबले के बाद हराया, ऐसा लग रहा है जैसे वो मरीख पे क्रिकेट खेल रहे हैं और इंग्लैंड की टीम ज़मीन पे क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल अलग ही स्टाइल था। 8 छक्के उसने लगा दिए, अभिषेक शर्मा ने, बिल्कुल अलग ही स्टाइल है। तो जब आप इतनी ऊपर हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो फिर आप नीचे जब देखें, तो नीचे की टीमों को, नीचे के नेशंस को हक़ीर से ना देखें, बल्कि बड़ाई से देखें, बड़े भाई की हैसियत से देखें और क्रिकेट फ्रेटर्निटी को साथ लेकर चलें। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दफ़ा जब सियासी तौर पर मुफ़ाहमत होगी, हमारे मुल्क में भी स्टेबिलिटी आ रही है, माशी तौर पर हम अगर मुस्तहकम होते जाएँगे, तो फिर हम अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात भी अच्छे करने के लिए, मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात का एक पेशकश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इंडिया भी उसकी तरफ मेरे हिसाब से तो पॉज़िटिव साइन दिखाएगा। आपने देखा एससीओ की जो समिट हुई थी, उसमें पहले ये हो रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो नहीं आएँगे, ज़ूम पे अटेंड कर लेंगे, लेकिन फिर वो आए, राइट। खुश होकर गए। एक ट्वीट भी किया पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी पर। तो एक-एक कदम जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी यहाँ स्टेबिलिटी आएगी और मुज़ाकरात होंगे, तो यकीनन हालात बेहतर होंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं यही कर रहा था कि क्या भारत को जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कि क्या सिर्फ वो अपनी क्रिकेट टीम के लिए हैं? क्योंकि डॉक्टर शंकर का आपने तस्करा किया, नसीरुद्दीन शाह साहब आते रहते हैं, यहाँ पे जावेद अख्तर साहब आके चले जाते हैं, फिर उनके दीगर टीमें, कबड्डी की टीम आ जाती है, अभी 1 महीना 2 महीने पहले उनकी मार्शल आर्ट की टीम आई। तो सिक्योरिटी कैसे भारतीय क्रिकेटर्स के लिए, बाकी भारतीय शहरी, भारतीय नागरिक नहीं है जिनका, उनको इतना इशू होता हो, उनकी सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न हो? देखो, क्रिकेट थोड़ा हाई प्रोफाइल गेम है। पिछले साल उनकी टेनिस की टीम भी आई थी डेविस कप खेलने, और आईटीएफ ने बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इंडियन टेनिस फेडरेशन को बता दिया था कि अगर आप डेविस कप की टाई नहीं खेलेंगे, तो आपके हम फाइन भी हो सकता है, सैंक्शन भी लग सकती हैं, और हम आपके पॉइंट्स भी फोरफीट आपको करने पड़ेंगे। जब इतनी धमकी दी, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट किया, तो इंडिया को आना पड़ा और वो डेविस कप टाई आके खेल के गए, सुकून से खेल के गए। लेकिन क्रिकेट जरा हाई प्रोफाइल गेम है। टेनिस के तो शायद इंडियन प्लेयर अगर लाहौर में मार्केट में घूमेंगे या इस्लामाबाद में मार्केट में घूमेंगे, तो कोई उनको नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह लाहौर के होटलों में, लाहौर की मार्केट में घूमेंगे, तो उनको सब पहचानेंगे और सिक्योरिटी एक इश्यू हो सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला, जिसके चीफ मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, जब वो एश्योरेंस देंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इंग्लैंड की टीम 3 दफ़ा आ चुकी है, न्यूज़ीलैंड की टीम 3 दफ़ा आ चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है। तो जब इतनी टीमें आ चुकी हैं, तो इंडिया को भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप जब स्टेट हेड्स की लेवल की सिक्योरिटी देंगे, तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक सियासी तौर पर मुफ़ाहमत ना हो जाए। लेकिन साथ साथ जैसे भी आपने भी कहा कि बीसीसीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उनको टो करता है भारतीय मीडिया। अब जब तमाम तर मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, तो अब जो है वो पाकिस्तान में स्टेडियम तामीर वक्त पे हो सकेंगे, उनका तरक्याती काम हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इसको लेकर रोज़ाना शोज़ भी हो रहे हैं, रोज़ाना एक जो है वो फ़िज़ा भी बनाई जा रही है, एक पब्लिक ओपिनियन भी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में स्टेडियम का काम जो है वक्त पर नहीं हो सकेगा। आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार के साथ जारी है ये स्टेडियम की तरक्याती काम, क्या ये वक्त मुकम्मल हो सकेंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो, रिज़ॉल्व मोहसिन नकवी ने बहुत ही अच्छी दिखाई है। जिस तरह वो सुबह 3 बजे, रात के 2 बजे, सुबह के 5 बजे, सुबह के 9 बजे, दोपहर के 2 बजे पहुँच जाते थे। अपनी सारी निगरानी में उन्होंने काम करवाया, और गाहे-बगाहे उन्होंने किसी भी वक़्त किसी को रिलैक्स नहीं होने दिया। जिस तरह किया है, तो उस हिसाब से तो वक़्त पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ, क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब ने ये पॉलिसी अपनाई कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के 2 मैच कराची में और 2 मैच लाहौर में कराकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि हमारे स्टेडियम तैयार है। और अभी जो आईसीसी का वक्त इससे पहले जो आया था, उसमें मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा लग रहा है कि पाकिस्तान टाइम से, शेड्यूल से पीछे है, लेकिन कोई चीज़ खतरे वाली नहीं है। जो ठीक अगर है। उन्होंने ये कहा कि कोई चीज़ खतरे वाली नहीं है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान
टाइम पर ये सब चीजें मुकम्मल कर लेगा और इंशाअल्लाह। जिस तरह शाहिद भाई बता रहे हैं कि अगर आईसीसी भी मुतमईन है तो फिर डेफिनेटली इस हवाले से मजीद कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया, क्योंकि एक वक्त आता है कि जो है वो हर उरूज को एक जवाल होता है, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा डीप वाटर में भी फंसता जा रहा है? क्योंकि जिस तरह भी आपने कहा कि टेनिस ने, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, उसने एक टफ टाइम दिया, उनको मजबूर किया वो आगे पाकिस्तान खेले। अब ओलंपिक के लिए जा रही है इंडिया, तो वहाँ पर भी उनको मसाइल हो सकते हैं। अगर वो इतना जो है वो पाकिस्तान आने से इतने रिलेक्टेंट हो तो उनको वहाँ पर भी मसाइल हो सकते हैं जब ओलंपिक के बिड के लिए जाएं। बिल्कुल हो सकता है। गो के पाकिस्तान इतना ओलंपिक का स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। जिस तरह जैवलिन में पाकिस्तान का नाम रोशन किया अरशद नदीम ने, और पाकिस्तान और भी अगर ओलंपिक्स में फतूहात हासिल करेगा, क्रिकेट अब ओलंपिक्स में शामिल होगा, उसमें पाकिस्तान अगर फतूहात हासिल करे तो फिर इंडिया को भी लचक दिखानी पड़ेगी और आईसीसी को भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने जब इतनी सक्सेसफुली लॉबिंग करके सक्सेसफुली एक स्टांस बनाया कि नहीं, अगर आप भी हाइब्रिड पे खेलेंगे तो हम भी आपके यहाँ 2026 में नहीं आएंगे, हम भी आपके यहाँ आगे जब 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो नहीं आएंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी कि आईसीसी की गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। अगर 4 मामलात आते हैं और उनमें 3 मामलात में इंडिया को सपोर्ट किया जाता है तो एक मामले में इंडिया को स्नब भी करना चाहिए। और मुझे याद है 2011 में एक आईसीसी की गवर्नेंस के ऊपर एक पूरा रिव्यू हुआ था, लॉर्ड वुल्फ ने किया था, आरून लोरगार्ड उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने करवाया था। और उन्होंने, लॉर्ड वुल्फ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बिग 3 को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। 3 मुल्कों का तसल्लुत क्रिकेट पे अच्छी चीज नहीं है और एक ही मुल्क पैसा आना ये भी बड़ा डेंजरस है। तो आईसीसी को इन सारे मामलात को देखना पड़ेगा। इंडिया को भी थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। जब 2019 में शूटिंग का एक प्री ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड होना था तो भारत ने पाकिस्तान के शूटर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया था, टाल मटोल कर रहे थे। जब वो केस आईओसी में गया तो आईओसी ने कहा कि आप अगर 2 दिन के अंदर उनको वीजा नहीं देंगे तो हम ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड कहीं और शिफ्ट कर देंगे, जिसमें भारत को फिर पाकिस्तान के शूटर्स को देना पड़ा। तो अगर आईओसी वाली ताकत ना भी आए आईसीसी में, लेकिन उसकी अगर 50% भी आ जाए तो 5 मामलात में से कम 3 मामलात तो आप इंडिया को सपोर्ट कर दें, लेकिन 2 मामलात में तो आप ऐसा वर्जन दें कि जिससे लगे कि आईसीसी भी कुछ दांत रखती है, कुछ ताकत रखती है, कुछ पावर रखती है। ठीक है, आईसीसी भी कुछ पावर रखती है। लेकिन इस मौजू को थोड़ा सा एक सवाल मैं मजीद करूंगा कि मुझे ब्रेक पे आने, लेकिन जब वापस आएंगे ज़रूर पूछेंगे कि हमारे अपने लोगों ने कितना हमें इस मुद्दे पे नुकसान पहुंचाया। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, शायद हाशमी साहब से जो है वो मजीद बात करेंगे आईसीसी के मामलात के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे इस मौजू पे ज़रूर बनता है। शायद भाई, कहा जाता है कि हम इंडिया को तो दोष देते हैं कि वो हमारी क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए जो है वो दर पे है और मुसलसल ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कहीं पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत मान गया, किसी ने कहा कि जी इंडिया नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमें वहाँ चला जाना चाहिए, हम बार बार ये इस रवैये का मुजाहरा करते रहे। किसी ने कहा कि हम इंडिया के पैसों पे पल रहे हैं, अगर इंडिया हमें ग्रांट ना दे तो हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए। इन तमाम तर चीजों ने भी हमारा केस थोड़ा सा वीक और इंडिया का स्ट्रांग किया। हमारे पास उस वक्त पावर नहीं थी। अगर एशिया कप में अगर हम प्रॉब्लम करते, हम नहीं मानते हाइब्रिड मॉडल पे, उस वक्त की जरूरत शायद लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही थी। लेकिन अगर उस वक्त पाकिस्तान ये कह देता, या जिस तरह अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा, मोहसिन नकवी को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह वो पावर के साथ आए और जिस तरह वो अपने इरादे को, मजबूत स्टांस को फोर्स करने में कामयाब भी हुए हैं, तो उस वक्त जरा सा टाइम डिफरेंट था। लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त भी बड़ा स्टांस ऐसा ही लेना चाहिए था कि अगर आप एशिया कप में नहीं आएंगे तो हम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नहीं आएंगे और हम अपनी गवर्नमेंट से लिखवा के देंगे आप। तो थोड़े से जरा उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे, पाकिस्तान को झुकना पड़ा। शायद पाकिस्तान ने ये भी सोचा हो कि हम अगर एक अच्छा जेस्चर दिखाएंगे तो शायद वो भी रेसिप्रोकेट करे, और उस वक्त की उम्मीद यही थी कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा। बहुत से लोगों को ये भी उम्मीद थी कि सियासी तौर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सियासी तौर पर जो आगे नहीं बढ़ सके ना, उसका नुकसान हमें ज्यादा हुआ। लेकिन चेयरमैन जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो जाहिर है अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बनाते हैं। अगर नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल पे इत्तेफाक किया था तो यकीनन उस वक्त की गवर्नमेंट ने उन्हें
बिल्कुल बताया होगा, गाइडलाइन दी होगी कि आपने यही करना है। बिल्कुल सही है। और इस तरह जकर शरीफ साहब ने भी कहा, और हम सब जानते भी हैं कि पीसीबी जो है वो डेफिनेटली जो है वो पाबंद है, जो हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत ही फैसले करने पर कारबंद है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये था शायद भाई कि हमारे जिन चेयरमैन ने इस पर गुफ्तगू की है, जो लबकुशाई की है, उस सीट पे, उस पोस्ट पे होते हुए क्या इतना खुला इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? कौन सी बात, मतलब रफीज जकर राजा की साहब बात ने कि कहा हम कि अगर नहीं, हमें अगर हम बीसीसीआई की ग्रांट हमें ना मिले तो हम जो है वो हमारी क्रिकेट बंद हो जाए। पार्टली ये बात सही भी है। अब देखो, अगर इस वक्त जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और अभी बात चल रही थी कि जो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर है वो कह रहा है कि मैंने जो आपको 3.2 बिलियन डॉलर्स की टीवी राइट्स की दी है वो मुझे खल रही है, मुझे उसमें नुकसान हो रहा है, इसलिए कि मैंने जो आगे सबलेट करना था सोनी और जी को, वो तो आपस में मर्ज हो गए और मेरे पैसे फंस गए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लॉसेस हो रहे हैं। अगर तो कहीं आईसीसी के टेलीविजन राइट्स में कमी आएगी तो पूरे सारे मुल्कों की जो ग्रांट है उसमें कमी आ जाएगी। और भारत को तो मौका चाहिए, कभी भी अगर उसको मौका लग गया तो पाकिस्तान की ग्रांट वो कम कर देगा। तो हमें इसीलिए हमें अपनी, ये बात तल्ख जरूर है लेकिन ये बात सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। आपको अपनी पीएसएल को ऊपर उठाना होगा, आपको अपने खर्चे ऐसे करने होंगे, कम करने होंगे कि आप अपनी, अगर पीएसएल बढ़ाते हैं वहां से खर्चे आएंगे तो फिर आप अपने खर्चे कर लें। आप 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे हैं, अ, ये एक तरह से इजाफी रकम ही है। तो आपको अपने खर्चे थोड़े से कम करने पड़ेंगे ताकि आपके कॉफर्स में पैसे बचे हों। और फिर अगर आपकी पीएसएल ऊपर जाएगी, अब 10वें सीजन के बाद रीइवैल्यूएट होंगी टीमों की प्राइस, उसमें आपको पैसे मिलेंगे। आपकी पीएसएल अच्छे प्लेयर आएंगे, आपने अक्लमंदी से एक फैसला किया कि उसी आईपीएल की विंडो में रख रहे हैं ताकि आपकी भी क्रिकेट मुतासिर ना हो, और जो आईपीएल से बड़े प्लेयर बचेंगे वो आपको मिल जाएंगे, और आपकी जो पीएसएल है वो भी बेहतरीन होगी। तो आपको पैसे तो चाहिए। ये तल्ख हकीकत जरूर है कि आईसीसी फंडिंग में अगर कमी करेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट को मुश्किलात होंगी, लेकिन आपको अपने अपने रिसोर्सेज ऐसे पैदा करने होंगे जैसे कि दूसरे मुल्कों ने किए हैं, तो आपकी क्रिकेट फिर ऊपर जाएगी और आपको इन पैसों का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने पीएसएल का तस्करा किया, पीएसएल को आपने कवर भी किया है, बहुत करीब से आपने देखा भी है, एक टीम के साथ भी आप मुंसलिक हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। पीएसएल का स्टैंडर्ड आपके दानिश में नीचे गया है जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, और अगर नीचे गया है तो इसके पीछे क्या अवामिल, क्या मुहर्रिकात हैं? देखो, वही वही मुहर्रिकात थे कि आपकी विंडो ऐसी थी कि उस वक्त बड़ी क्रिकेट हो रही होती थी। श्रीलंका ने अपने प्लेयर नहीं भेजे, उनकी क्रिकेट हो गई। अफगानिस्तान ने जानबूझ करके ऐसे टाइम पे पाकिस्तान सुपर लीग के टाइम पे अपनी क्रिकेट सीरीज रखी। उनके 4-5 प्लेयर अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे राशिद खान है, मुजीब है, नबी है, और अब एम गजनफर आ गया, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। नजीब जदरान बहुत अच्छा है, गुरबाज बहुत अच्छा है, इब्राहिम जदरान बहुत अच्छा है। तो उनके भी 8-10 प्लेयर नहीं आते, तो आपके एक पीएसएल में एक स्टार अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब आपने उस विंडो में, आईपीएल की विंडो में रख लिया, तो आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी मिल रहे हैं, आपको न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी मिल रहे हैं, और अब आपकी पीएसएल यकीनन ऊपर जाएगी तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा। आपकी आपकी फीस आप बढ़ाएंगे प्लेयरों की, इंटरनेशनल प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे, तो फिर यकीनन पीएसएल ऊपर जाएगा। और जब आप जितना गुड़ डालोगे पीएसएल उतनी ही मीठी होगी। राइट है, जितना गुड़ डालेंगे इतनी ही मीठी होगी, लेकिन जितने पंखे चलाओगे इतना ही टेस्ट मैच जीतने के मौके भी मिलेंगे। मुल्तान में क्या आपको फिर पंखे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल फैंस लगे हुए हैं, और अगर यही कीमियाई नुस्खा है जो हकीम लुकमान ने बताया है, तो सो बी इट। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पिछले 3-4 साल में काफी नीचे गई थी। हम 11 टेस्ट मैच होम में खेले, हम नहीं जीत पा रहे थे। तो एक नुस्खा कीमिया मिला अलीम डार के थ्रू, आकिब जावेद के थ्रू, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, तो आपको मिला है। आप ग्रेजुअली अब अपनी क्रिकेट अच्छी करेंगे। अभी आप बहुत ज्यादा ओवर स्पिन करके टेस्ट मैच जीत रहे हैं, लेकिन आप यही फॉर्मूला श्रीलंका के खिलाफ नहीं बना सकते, इसलिए कि वो स्पिन खेलते भी अच्छा है, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो आपको हॉर्सेस पर कोर्सेज रखने पड़ेंगे। अगले साइकिल में आपने श्रीलंका को होस्ट करना है, न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, और एक टीम और कौन सी थी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये 3 आपने होस्ट करनी है। साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो आपको अपनी ग्रेजुअली क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप स्पिन पिचेस बनाएंगे तो वो टीम जीतेगी जो अच्छी बैटिंग करेगी स्पिनर्स के ऊपर। तो आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे सऊद शकील है, कमाल की उसने पिंडी में सेंचुरी बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ पे उसका 84 बड़ा क्रूशियल था।
तो आपको 2-3 प्लेयर और अच्छे मिलेंगे, तो फिर आप इसी रेसिपी के साथ, इसी नुस्खे के साथ अपनी होम सीरीज जीतेंगे। आप होम सीरीज जीतेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप ग्रेजुअली अपनी टेस्ट क्रिकेट बाहर के जो टूर होंगे उनमें। सही। ठीक है शामिर, लेकिन कुछ तनकीद भी तो की जा रही है कि जो आप अपने होम सीरीज में तो जो टीम भेज दें जिसमें आप 5-6। जी 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 शायद भाई। आपने अगर आप 5-6 अच्छे प्लेयर इंग्लैंड ए में बना लेंगे, इंग्लैंड की ए सीरीज खेल के आप तरले कर ले, आप मिन्नतें कर ले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की कि हमें जो हमारी 2026 की सीरीज है उससे 2 महीने पहले हमें एक ए टीम का टूर दे दे। उसमें आप फ्रिंच प्लेयर्स अरशद इकबाल को भेज दें, जीशान जमीर अगर फिट हो जाता है उसको भेज दें, अली रजा को भेज दें, आप अजान ओवैस को भेज दें, आप शाहजेब हसन को भेज दें, शामिल हुसैन को भेज दें, आप अपने 15-20 ऐसे प्लेयर भेज दें। अगर उसमें से आपको 5 प्लेयर भी टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाते हैं और आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो सो भी। अच्छा, कुछ तनकीद भी की जा रही है इस पॉलिसी पे। ठीक है, आप जीत तो रहे, अभी आसिम कमाल ने भी कहा कि क्या वर्ल्ड कप भी जो है वो पंखे लगाकर जीतेंगे, तो ये तनकीद भी की जा रही है कि यहाँ तो आप जीत जाते हैं, स्पिन ट्रैक बना लेते हैं, फास्ट बॉलर आप खिला नहीं रहे, बाहर जाएंगे तो आपको मुश्किलात हो रही हैं। होंगी मुश्किलात, लेकिन आप जब तक होम में नहीं जीतेंगे आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। यकीनन लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि पंखे लगा लगा के आप पहले दिन से स्पिनर पे जीत रहे हैं। अगर आपका यही फॉर्मूला है आप इससे जीते, लेकिन आपको फिर अपने प्लेयर्स अपने थोड़े से डिवाइड करने पड़ेंगे। आप साजिद खान, नोमान अली को लेके इंग्लैंड नहीं जाएंगे, आप एक स्पिनर लेके जाएंगे, अपने फास्ट बॉलर्स को आप रेस्ट कराएंगे। आप इंग्लैंड में शाहीन शाह अफरीदी को ले जाएंगे, आप इंग्लैंड में नसीम शाह को ले जाएंगे, आप इंग्लैंड में अब्बास आफरीदी को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखना पड़ेगा। उन प्लेयर्स को थोड़े दिन आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाकर शाहीन शाह अफरीदी को आप वेस्ट इंडीज लेके जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी को आप यहाँ मुल्तान की पिच पे रगड़ा नहीं देंगे, या नसीम शाह को आप मुल्तान की पिच पे रगड़ा नहीं देंगे। आपको कुछ 3-4 प्लेयर ऐसे रखने पड़ेंगे फास्ट बॉलर जो आपकी होम सीरीज में खेलें, और 3-4 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, अरशद इकबाल जिनकी अच्छी स्पीड है उनको आपको रखना पड़ेगा इंग्लैंड के लिए, उनको आपको रखना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के लिए। वेस्ट इंडीज की सीरीज अगर आपकी जून जुलाई में होगी अगले साल या इस साल में जब भी है अगले साइकिल में, तो आपको फ्रेश शाहीन शाह अफरीदी चाहिए जिसने 2021-22 में भी जब वहां 2 टेस्ट मैच हुए थे तो 16 आउट किए थे। ठीक है, लेकिन सर अब 2-3 क्वेश्चन बड़े क्विकली इनका आंसर चाहिए कि पंखे लगा के हम दूसरी टीमों को तो विजिटिंग टीमों को तो हम फिरकी बना रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बैट्समैन तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अलार्मिंग साइन नहीं है? जी शायद भाई। नहीं सॉरी, आपका सवाल, मेरा सवाल सर ये कि हम पंखे लगा के जो हमारी विजिटिंग टीम्स हैं, उन टूरिंग टीम्स हैं, उनको तो हम फिरकी बना रहे हैं, लेकिन हमारे अपनी बैटिंग भी तो इसमें एक्सपोज हो रही है। गो के हमें साजिद खान, नौमान अली मैच जिता रहे हैं, लेकिन हमारी बैटिंग भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है कि हम स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं। करना चाहिए हमारी बैटिंग को, इसलिए कि हम, और शान ने बिल्कुल सही कहा, सऊद शकील ने बिल्कुल सही कहा कि हमें डोमेस्टिक में भी इस तरह की 3-4 पिचेस बनानी पड़ेंगी। एक जमाना था कि हम लोग बड़ा अच्छा स्पिनर को खेलते थे, इंजमाम उल हक से अच्छा स्पिनर कौन खेलता, मोहम्मद यूसुफ से अच्छा कौन स्पिनर खेलता था, यूनुस खान मुरलीधरन को तिगनी का नाच नचा देता था, मुरलीधरन यूनुस खान के आगे बिल्कुल बकरी हो जाता था। यूसुफ, इंजमाम, ये इतने बड़े प्लेयर थे स्पिनर्स के, लेकिन एकदम से फिर हमारे यहाँ स्पिनर्स का इन्हितात आया, उससे हमारी स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग भी खराब हो गई। हम इमरान ताहिर की वजह से साउथ अफ्रीका से दुबई में टेस्ट मैच हार गए, हम श्रीलंका से 2 टेस्ट मैच 2017 में हार गए, सिर्फ स्पिनर्स रंगना हिरात की वजह से हार गए। तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैच करना पड़ेगा, ऐसे बैट्समैन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर हमारी यहाँ विनिंग रेसिपी कुछ टीमों के खिलाफ स्पिनर्स की जीत से, पंखों से है, तो भी मैं कहता हूं आपको जीत किसी भी तरह से मिल रही है, आप वो जीत हासिल करें। क्यों इंडिया स्पिनर्स के जरिए नहीं 2-2 दिन में टेस्ट मैच जीत लेता है इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। कोई तब्दीली नजर आ रही है इस अगले टेस्ट मैच में आपको, या सेम टीम के साथ जाएगी पाकिस्तान? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही सेम टीम के साथ जाएगी। अगर आप हुरैरा को एक ही टेस्ट मैच की बाहर कर देंगे तो उसके साथ भी ज्यादती होगी, उसको 1-2 टेस्ट मैच और दें, उसको जब बाहर लेके जाएं तो बाहर भी खिलाएं। तो आप अभी मेरे हिसाब से तो वही 11 रखने चाहिए जो पहले टेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सर जाते जाते मुझे खुशदिल शाह भी याद आ गए, खुशदिल शाह के टीम में वापसी की बातें हो रही हैं। देख ले अगर वो इन्फॉर्म है, लेकिन वो एक, हम ये गलती बार बार करते हैं, वो T20 में रन बना रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है, 2-3 जो अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तानी है, शाहीन शाह अफरीदी है, आकिब जावेद है। इत्तेफाक से आकिब जावेद उसी टीम से खेल रहा है जिससे खुशदिल शाह खेल रहे हैं।
वहां तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं है। अगर अगर 90 की एवरेज है या 170 का स्ट्राइक रेट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और मैं उम्मीद है कि सब लास्ट एपिसोड है ये आपको पसंद आएगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम और शाहिद हाशमी साहब के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।